अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तरीन व्लॉग्स। पाकिस्तान के वकला इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई मॉरली फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसकी वजह हालिया आने वाला एक फैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है। और वो फैसला बेसिकली ऑडियो लीक्स का एक कमीशन बनाया गया था और उसका हिस्सा जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी थे। पाकिस्तान के कुछ रियासती अदारों ने, जिनमें पैमरा है, जिनमें पीटीए है, जिनमें आईएसआई है, जिनमें आईबी है, उन्होंने ये एक पिटीशन फाइल की थी। इकट्ठी उन सबको ख्याल आ गया कि बाबर सत्तार अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि इसने भी एक खत लिखा है और ये एक मोजिज शहरी नहीं है। उनके खिलाफ क्या साजिशें की गई उन पर बाद में बात करते हैं। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने हमारा केस नहीं सुना। लेकिन चूंकि जस्टिस बाबर सत्तार को ब्लैकमेल करने का इतना ज्यादा उनके पास ग्राउंड नहीं था, हालांकि कोशिश बहुत की गई। पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की तरफ से एक मुहिम चलाई गई और गंदा करने की कोशिश की गई जस्टिस बाबर सत्तार को। ये प्रेशर उन पर डालने की कोशिश की गई कि वो इस केस से खुद ही अलहदा हो जाए। और उसकी वजह यही थी कि उन्हें ये शक था कि इस केस में जस्टिस साहब कुछ ऐसा फैसला दे सकते हैं जो इनके मफादात से टकरा सकता है। तो फिर हुआ क्या? जस्टिस बाबर सत्तार ब्लैकमेल तो नहीं हुए। जो उनकी अमेरिकन नेशनैलिटी के हवाले से उनकी और उनकी फैमिली की पिक्चर्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनको पब्लिक किया गया और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और जाहिर है कि ये डॉक्यूमेंट्स ये रियासत की मर्जी और इजाजत के बगैर तो लीक नहीं हो सकते ना, उसके बगैर तो सोशल मीडिया पर नहीं डाले जाते। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि आप लोगों को आखिर मसला क्या है, आप लोगों को क्या आखिर ऐसी ग्राउंड है जिसकी बेस पे मुझे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। फिर आए बाएं शायद फिर उनके पास कोई ग्राउंड नहीं थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पिटिशनर का कोई जज, कोई करीबी रिश्तेदारी होती है या ऐसी कोई चीज होती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद कोशिश की गई कि बाबर सत्तार को किसी तरह गंदा करके इस केस से अलहदा कर दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर एक तारीखी उन्होंने जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि पैमरा, पीटीए, आईएसआई और ये जितने भी ये पटिशनर्स हैं इन सबको 5-5 लाख जुर्माना कर दिया जाए। इस पर वकला इस कदर खुश हुए और जो एतजाज एहसन साहब है वो आए सामने और उन्होंने कहा कि मेरा इस फैसले के बाद ना, ये जो आपने ये दिया है उसके बाद मेरा कद 20 फुट ऊंचा हो गया। इस कदर मैं अपने आप को इस पाकिस्तान में, अपनी मुल्क में एक इतना ज्यादा मैं फील कर रहा हूं कि मैं एक बाइज्जत शख्स हूं, क्योंकि मैं एक वकील हूं और एक जज ने इस केस में ये फैसला दिया। तो मेरी इज्जत में भी ऑब्वियसली उसमें इजाफा हो। ऑब्वियसली जब आप क्लीन होते हैं, जब आपको ब्लैकमेल करने का कोई ग्राउंड नहीं होता, फिर आप ऐसे जजमेंट्स दे सकते हैं। वरना फिर ऐसे भी जज होते हैं जो इमरान खान साहब के साथ धरने के दिनों में सासबास कर रहे थे। बहरहाल ये एक अलहदा स्टोरी है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है वो सामने आया साहबजादा हामिद रजा साहब, जिनकी कुल काबिलियत ये है कि 2018 में अपनी सियासी जमात सुन्नी तहत कौंसिल के टिकट पे उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था फैसलाबाद से, जमानत जब्त हो गई थी जनाब की। और ये जो 2024 का इलेक्शन है ये भी इन्होंने पीटीआई के टिकट पर लड़ा था, अपनी जमात के टिकट पे नहीं। और अब जनाब इस कदर अपने आप को कोई समझ रहे हैं, किसी रियासत का महाराजा समझ रहे हैं कि फरमाते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तो हम असेंबलियों से जाने लगे। ये वही कार्ड है जो पीटीआई ने खेला, बहुत खेला, इस पर इतना खेला कि खेल कर खिलौना ही टूट गया। और असेंबलियां अपनी टूटने के फैसले को आज भी पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस रिग्रेट करते हैं, क्योंकि उसके बाद पावर उनके हाथ से चली गई थी, पंजाब पुलिस उनके हाथ से चली गई थी। और इमरान खान साहब ने बाद में तो बता दिया था कि जनरल बाजवा के कहने पर मैंने ये फैसला किया, लेकिन उसका नुकसान उन्हें बहुत हुआ था। क्वेश्चन सिर्फ एक ये है, सवाल ये है कि अगर पीटीआई इस वक्त असेंबली से निकल जाती है, और असेंबली का मतलब है सारी असेंबली, पख्तूनख्वा से अगर वो निकल जाते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा नहीं होने देंगे, पख्तूनख्वा की काबीना में जितने लोग बैठे हुए ऐसा नहीं होने देंगे। मसला ज्यादा हो रहा है उन लोगों को जो नेशनल असेंबली में है, मसला उन लोगों को हो रहा है जो पंजाब असेंबली में है, और उनका मसला यह है कि निकलो जी, सानू इख्तिदार ते लब नहीं रहा तो फिर बाहर चलियो। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता 100% लोगों का। 40 से 50% लोग इसमें कर सकते हैं, इस चीज को इस्तीफे दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसका प्रपोर्शन नहीं होगा। और फिर होगा क्या कि वो अगर 40 समझे सीटें खाली हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 सीटें खाली हुई, तो वहां होंगे बाई इलेक्शन, जो जिमनी इलेक्शन पंजाब में होंगे उनमें तो 100% गारंटी है कि नून लीग नहीं आना। नून लीग उनमें आएगी तो ऑब्वियसली पंजाब असेंबली में वो और ताकतवर होगी, नेशनल असेंबली में वो और ताकतवर होगी, और पीटीआई के पास फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। बेहतर होता कि ये ऑपोजिशन का किरदार ये कुछ साल, 1-2 साल पहले ही बेहतर तरीके से अदा कर लेते, तो आज बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में होते। मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो एक शिकस्त खोरदा जहनियत जिसकी बन चुकी है, जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब हैं, जिस तरह शहरयार अफरीदी साहब हैं, जो कहते हैं डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ से हर कीमत पर मुज़ाकरात करेंगे। ये वही शहरयार अफरीदी साहब हैं जिन्होंने जान अल्लाह को देनी है, जिन पर मशहूर और मरूफ, जिन्होंने राना सनाउल्लाह पे मंशिया डालने का केस बनाया था, और आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, इस किस्म के ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं।
तो पीटीआई उसमें फिर हरकत में आए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। शेर अफजल मरवत साहब ने भी उसकी तरदीद की और सारा। लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोगों से, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिस तरह शहरयार अफरीदी हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो वकला का ग्रुप खासतौर पर आगे आया है और ये कोई प्रेशर लेने को तैयार नहीं है पीटीआई का। ये जो पिछले लोग हैं, सियासी लोग हैं पीटीआई के, जो अपनी शिकस्त को जहनी तौर पर कबूल कर चुके हैं और मजामत नहीं करना चाहते, जिन्होंने रियासती जबर को सहा है, ये चाहते हैं कि हर कीमत पे फौज से मुज़ाकरा किए जाए और मामला कुछ लेने और देने पर हल किए जाए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपोजिशन करें और खुलकर डट कर अपोजिशन करें। लेकिन पार्टी से उनको इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही। इवन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका नामजद उनको किया हुआ है, पिछले 1 महीने से ये बात चल रही है कि उनको चेयरमैन का नामजद किया गया, उसके बावजूद और लोग पार्टी के लॉबिंग कर रहे हैं कि ये हमें सीट मिल जाए। उसकी वजह क्या थी, उसमें आपको पिछले व्लॉग में हमने, इसमें 2-3 व्लॉग्स में तफसील से बात की थी। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट, और इमरान खान साहब खुद अब कह रहे हैं कि जी अभी मैं इस मामले पे मशावरत करूंगा। और आपने कब करनी है मशावरत? तो ये इस वक्त पार्टी में शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ ये सारा ये मुहिम चल रही है। और मुझे बड़ी हैरानी, यकीन करें, होती है कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि शिबली, फराज, गंडापुर और ये लोग, इनके अलावा फौज से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, मैंने सिर्फ इनको ही मैंने दिया है, ये मैंने इनको पावर दी है, इनको ये मैंने असाइनमेंट दी है। अब सवाल यह है कि शिबली, फराज की पीटीआई के लिए क्या खिदमत, और पिछले 3-4 महीने से वो साहब कहाँ थे? अचानक से वो एक दिन नमूदार होते हैं, पता चलता है कि ये तो जी पार्टी में इनके पास ये ओहदा भी है, वो ओहदा भी है, सारे ओहदे हैं। तो पार्टी इस वक्त हाथों से निकलती जा रही है, धड़ेबंदियां उसमें होती जा रही हैं। जरूरत है कि शेर अफजल मरवत जैसे एक स्ट्रॉन्ग विल्ड शख्स को एक पार्टी को जोड़ने के अमल की तरफ आना चाहिए, और इमरान खान साहब को भी उन पर मुकम्मल इजहार एतमाद बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ भी करना चाहिए। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से इमरान खान साहब लेकर चलते रहे हैं पार्टी में, और हमेशा से उनका यही स्टाइल रहा है कि इन्होंने 2-3 ग्रुप्स बना लेने होते हैं, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो लेकिन ये अब पार्टी जब ऑपोजिशन में है तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है सिचुएशन। तो इससे निकलने के लिए शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को एम्पावर करने की ज्यादा जरूरत है। एक और फैसला जो नून लीग के, मैं समझती हूँ कि ताबूत में, लाश तो तैयार ही है, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, वो है इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तक। तारीखी तौर पर, सियासी तौर पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाता है जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है और आपको स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेकर चलना होता है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने यह ओहदा दिया था परवेज इलाही को, क्योंकि उस वक्त उनके एक बहुत ही कमजोर इत्तेहादी हुकूमत उनके पास थी और उन्हें आइन, कानून और इन सारी चीजों को चलाने के लिए असेंबलीज में उन्हें इनको साथ रखना जरूरी है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ को अपने भाई नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार को वजीर खारजा, सेनेटरशिप और हर चीज के बाद उनको, अच्छा और भी 3-4 कमेटीज के वो हैं, उनमें पार्टिसिपेंट है, तो उनको अब ये क्या जरूरत पड़ गई थी कि अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाना है, सवाए इसके कि नवाज शरीफ एक चेक रख सके और बता सके अदारों को और लोगों को कि मैं अब भी पावरफुल हूं। ऐसा नहीं है। आपका जितना बेड़ा गर्क इसहाक डार ने पिछले 16 माह में किया है, इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में, अगर 1-2 साल आपकी पार्टी और ये हुकूमत सर्वाइव कर गई तो मजीद इंशाल्लाह करेगा और आपको अपने इस फैसले पर इंशाल्लाह जरूर अफसोस होगा। अल्लाह हाफिज।